मौर्य और शुंग वंशों के पतन के बाद भारत फिर से एक महान साम्राज्य की प्रतीक्षा कर रहा था, और तब उदय हुआ गुप्त वंश का, जिसे इतिहासकार भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। इस काल में न केवल साम्राज्य मजबूत हुआ, बल्कि ज्ञान, कला, साहित्य और विज्ञान ने भी अपनी चरम सीमा पाई। आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं गुप्त साम्राज्य की महान गाथा के साथ। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की वास्तविक नींव रखी। उन्होंने लिच्छवी कुल की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जिससे उन्हें प्रतिष्ठा और सामरिक शक्ति मिली। ये राजनीतिक विवाह गुप्त साम्राज्य के उत्थान में निर्णायक साबित हुआ। उत्तर भारत में स्थिरता लौटने लगी, और पहली बार गुप्तों का नाम एक सशक्त शक्ति के रूप में उभरा। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के सबसे वीर और विजयी शासक माने जाते हैं। इलाहाबाद स्तंभ लेख में उनके दक्षिण और उत्तर भारत के अभियानों का वर्णन है। उन्होंने पराजित राजाओं को नष्ट नहीं किया, बल्कि उन्हें कर देने के लिए बाध्य किया। इसी नीति ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहलवाया। समुद्रगुप्त के समय गुप्त साम्राज्य अपनी विस्तारवादी नीति के चरम पर था। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है, ने साम्राज्य को स्थिरता और समृद्धि के शिखर पर पहुंचाया। उन्होंने शकों को पराजित किया और पश्चिमी व्यापार मार्गों पर नियंत्रण स्थापित किया। उनके दरबार में नवरत्न जैसे कालिदास उपस्थित थे। ये समय साहित्य, कला और संस्कृति का स्वर्ण अध्याय बन गया। गुप्त साम्राज्य अब केवल शक्तिशाली नहीं, बल्कि गौरवशाली बन चुका था। गुप्त प्रशासन में राजा सर्वोच्च था, परंतु मंत्र परिषद और सामंतों की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। साम्राज्य को प्रदेश, जनपद और ग्रामों में बांटा गया। स्थानीय ग्राम सभाएं न्याय और राजस्व का कार्य संभालती थी। यह व्यवस्थित शासन गुप्त साम्राज्य की स्थिरता का आधार बना, और इसी कारण ये काल प्रशासनिक दृष्टि से भी आदर्श माना जाता है। गुप्त काल में अर्थव्यवस्था बहुत समृद्ध थी। कृषि, शिल्प और व्यापार सभी क्षेत्रों में विकास हुआ। नदी किनारे के शहर व्यापारिक केंद्र बन गए। दक्षिण और पश्चिम के बंदरगाहों से रोम और चीन के साथ व्यापार हुआ। वस्त्र, मसाले और धातु का आदान प्रदान सामान्य था। ये आर्थिक समृद्धि गुप्त साम्राज्य की ताकत का आधार बनी। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ट्रेड राउट्स और इकोनॉमिक एक्टिविटीज। गुप्तों ने स्वर्ण और तांबे के सिक्के जारी किए। स्वर्ण के सिक्कों पर राजा का चित्र और देवी देवताओं की छवि होती थी। कॉइन से न केवल आर्थिक लेन देन हुआ, बल्कि कला और धर्म का संदेश भी फैला। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के सिक्के विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं कॉइन टाइप्स, इंस्क्रिप्शंस और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस। गुप्त काल में कला और स्थापत्य चरम पर था। मंदिरों, स्तूपों और गुंबदों का निर्माण हुआ। मूर्तिकला में मानव आकृति और भगवान की प्रतिमा का शानदार चित्रण देखने को मिला। उदयगिरी और सांची के उदाहरण प्रसिद्ध हैं। आर्किटेक्चर और स्कल्पचर एग्जाम में हाईल्ड टॉपिक्स हैं, इसलिए आर्टिस्टिक कॉन्ट्रीब्यूशंस को ध्यान से याद करें। यही गुप्त काल की महानता दिखाता है। गुप्त काल में साहित्य और संस्कृत का पुनर्जागरण हुआ। कालिदास जैसे महान कवि और लेखकों ने अपने उत्कृष्ट काव्य और नाटक प्रस्तुत किए। उनके ग्रंथों में राजनीति, प्रेम और नैतिक शिक्षा का मिश्रण मिलता है। कोर्ट में स्कॉलर्स और पोएट्स का सम्मान होता था। एग्जाम में कालिदासा और अन्य साहित्यिक योगदान याद रखना हाई स्कोरिंग टॉपिक है। गुप्त काल में विज्ञान और गणित ने भी अद्भुत प्रगति की। आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान और गणित में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शून्य, दशमलव और ग्रहण विज्ञान को विकसित किया। वराहमिहिर ने खगोल और ज्योतिष पर कार्य किया। इस काल में विज्ञान और गणित एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए गुप्ता पीरियड के वैज्ञानिक उपलब्धियों को ध्यान से याद करें। गुप्त काल धार्मिक सहिष्णुता का महत्वपूर्ण दौर था। हिंदू धर्म को राजकीय आश्रय मिला, पर बौद्ध और जैन धर्म को भी सम्मान दिया गया। मंदिर निर्माण, पूजा पाठ और यज्ञ प्रचलित थे। विष्णु और शिव की भक्ति बढ़ी। धर्म ने कला और संस्कृति को दिशा दी।
ये काल सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बना। यही कारण है कि इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल में शिक्षा का स्तर चरम पर पहुंचा। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे महान संस्थान विकसित हुए। दुनिया भर से विद्यार्थी अध्ययन करने आते थे। दर्शन, खगोल, चिकित्सा और व्याकरण पढ़ाए जाते थे। राजाओं ने विद्वानों को सम्मान और संरक्षण दिया। यह काल वैज्ञानिक और साहित्यिक प्रगति का केंद्र बन गया। गुप्त काल का समाज व्यवस्थित और समृद्ध था। वर्ण व्यवस्था थी पर जीवन में उत्सव और आनंद महत्वपूर्ण थे। वस्त्र, आभूषण, संगीत और नृत्य प्रचलित थे। महिलाएं सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेती थीं। कृषि और परिवार केंद्र में थे। समाज में कला और धर्म दोनों का संतुलन था। गुप्त शासकों ने एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। राजा सर्वोच्च था, पर मंत्रिपरिषद की सलाह ली जाती थी। प्रांतों को भुक्ति और जिलों को विश्या कहा जाता था। भूमि कर प्रमुख आय स्रोत था। स्थानीय अधिकारियों को स्वायत्तता मिली हुई थी। यही संतुलित शासन गुप्त साम्राज्य की स्थिरता का कारण बना। गुप्त साम्राज्य का पतन कई कारणों से हुआ। खून आक्रमण, कमजोर उत्तराधिकारी और आर्थिक दबाव मुख्य कारण थे। सामंतों की शक्ति बढ़ने लगी। आंतरिक विद्रोह और बाहरी हमलों ने साम्राज्य को कमजोर किया। अंततः स्वर्ण युग का तेज मंद पड़ गया, पर इसकी सांस्कृतिक चमक इतिहास में अमर रही। गुप्त युग भले समाप्त हुआ, पर इसकी सांस्कृतिक विरासत अमर रही। कला, साहित्य, विज्ञान और धर्म की उपलब्धियां आज भी भारतीय पहचान का हिस्सा है। इस युग ने भारत को स्वर्णिम पहचान दी। इसलिए इतिहासकार इसे क्लासिकल एज ऑफ इंडिया कहते हैं। यह काल भारत की आत्मा का प्रतीक है। गुप्त काल सिर्फ इतिहास नहीं, ये भारत की आत्मा का उजाला है, जब ज्ञान, कला और साहस एक साथ खिले थे। आज भी जब हम स्वर्ण युग कहते हैं, तो ये आशा जगती है कि भारत फिर वैसा ही महान बन सकता है। याद रखिए, इतिहास रटने के लिए नहीं, समझने के लिए होता है, क्योंकि जो सभ्यता अपना स्वर्ण युग समझती है, वही नया युग रचती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम एंशिएंट हिस्ट्री के और भी टॉपिक्स डिटेल में कवर करें, तो अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगली क्लास में कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं। याद रखिए, हिस्ट्री सिर्फ याद करने के लिए नहीं, समझने के लिए होती है, और वही आपको एग्जाम्स में एज देगा।